नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक हिंदी एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम की। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उन सब की आंसर की आ गए हैं। आप लोगों ने चेक भी कर ली होगी। दोस्तों आज बात करेंगे जो यूजीसी नेट 2022 में जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, आज उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और ताकि एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सके आपका कि जेआरएफ हो रहा है या फिर नेट हो रहा है इत्यादि। तो दोस्तों शुरू करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 सेकेंड शिफ्ट में आए हुए एग्ज़ाम की। इसको सॉल्व करते हैं। आप हमारे चैनल से बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करें जो लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि प्रश्न कैसे बनाए जा रहे हैं और फिर कैसे प्रश्न आ रहे हैं और पैटर्न में क्या बदलाव आ रहा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 सेकेंड शिफ्ट में आए हुए एग्ज़ाम की। दोस्तों पहला प्रश्न आया था, प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? तो ऑप्शन में था फ्लेबुस, फैद्रुस, इयॉन और रिपब्लिक। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, इयॉन और रिपब्लिक और सिंपोजियम ये इनके बड़े ग्रंथ थे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ग्रंथ आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से अधिक उपादेय नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा फ्लेबुस। तो ये था। दोस्तों अगर हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो दूसरे प्रश्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन आए थे रीति साहित्य के बारे में। प्रश्न कह रहा है रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, इनमें हमें एक चयन करना है। रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव पैदा करता है। रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा में महिषी नहीं बन पाई है। रीति कवि दरबारी मनोवृत्ति से होने पर इसमें हमें दो ऑप्शन निकालने हैं। तो इसका जो होगा, रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा में महिषी नहीं बन पाई है। तो ए और सी इसका सही आंसर, मतलब ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो कथन आया था, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लखी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। उक्त पद में प्रयुक्त फाटक शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया था चिथड़ा, अनाज फटकने वाला, अनाज फटकने से निकला हुआ कदन, बड़ा दरवाजा और झोपड़ी में लगाई जाने वाली टट्टी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा अनाज फटकने से निकला हुआ क्रंदन। दोस्तों अगर हम उसके बाद बात करें तो प्रश्न आया था, बाढ़ की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या है? उदात्त प्रेम है, लोक संस्कृति का सजीव और रसवंत अंकन है, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास है, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति है। दोस्तों इसमें हमें चयन करना है दो ऑप्शन, कौन कौन से सही हैं। तो एक तो इसमें हमें उदात्त प्रेम देखने को मिलता है और लोक संस्कृति का सजीव और रसिक अंकन मिलता है। तो दोस्तों ए और बी मतलब पहला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही क्रम लगाना था। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही क्रम लगाना था। दोस्तों अगर हम इसके क्रम की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा, क्योंकि चितवन की छाप पहले आएगा, फिर आंगन की पंछी बंजारा मनाएगा, फिर परंपरा बंधन नहीं और लगो रंग के हारी। तो आप अगर देखोगे तो डी सी बी है इसका आंसर ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें तर्क और स्थापना वाला प्रश्न था। अधिक अभिकथन क्या है? मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है। कारण कह रहा है क्योंकि निश्चय का मानना है कि ईश्वर मर गया है। तो दोस्तों जो इसका मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, तो ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा। कारण
क्योंकि निश्चय का मानना है कि ईश्वर मर गया है, क्योंकि निश्चय का मानना है ईश्वर मर गया है। तो दोस्तों इसमें पहला गलत और दूसरा सही हो जाएगा, मतलब पहला सही नहीं है लेकिन आर सही है, तो इसका डी ऑप्शन, प्रश्न ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो उपन्यास का कथन आया था, पूछा गया था किसके संबंध में है। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? जिंदगी नामा, दिलोदानिस, समय सरगम या मित्र मरजानी। तो दोस्तों जिंदगी नामा के लिए ये लिखा गया था। दोस्तों प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? तो अचेतन, संगठन, अनैच्छिक या विघटन। तो दोस्तों जो विघटन ऑप्शन है ये आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि विघटन गौण कल्पना की विशेषता मानी गई है। दोस्तों अगर हम इसके बाद बात करें, तो प्रश्न आया था पहले घन आनंद सिद्धि सुजान, कहीं बतियां थी प्यार पगी, अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए, बिसाती दागनी दगी, अखियां दुखियानी कुबनी परी ना कभू लगे कौन, धुरी सी लगी धरी सी लगी, मति दौरी थकी न लहे ठीक ठौर, अमोही के मोह मिठास ठगी। उक्त सवैया पद में प्रयुक्त लाए में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों जब एक ही अर्थ, जब शब्द एक हो और अर्थ अलग अलग निकल रहे हो तो उसमें होता है यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो जहाँ पे जो घटा है शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो यहाँ पे होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार ठीक हो जाएगा। दोस्तों हम इसके बाद बात करते हैं, अगर हम इसके बाद बात करें तो प्रश्न आया था सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। इस कविता में सही प्रतिपाद्य है संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं, आर्थिक अभाव के कारण कभी दुखी थे। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तलब थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। तो दोस्तों जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, मतलब सी डी ऑप्शन 3 इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसके बाद बात करें तो मिलान का प्रश्न आया था, जिसमें विजयदेव नारायण शाही, जायसी, अज्ञे, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, रामसु चतुर्वेदी, कामायनी एक पुनः अवलोकन और निर्मला जैन की हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी। तो दोस्तों इसमें जो इसका आंसर ठीक हो जाएगा पहले का 3, मतलब इसका 3 ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिनी विलोचन शर्मा, रामसु चतुर्वेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दोस्तों नलिनी विलोचन शर्मा इनके लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने नकेलवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। दोस्तों इसके बाद प्रश्न आया था ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले में से कौन सा खिलौना खरीदता है? वकील, सिपाही, खंजरी या भिश्ती। तो दोस्तों जो मोहसिन खरीदता है वो भिश्ती खिलौना खरीदता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो पूछ रहा है डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला कह प्रतीक्षा सहे सभी घर बैठ, विधि में चलता रहे विधान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है? स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है, स्त्री सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उद्यम है, स्त्री विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है, या स्त्री अपने दुख को आत्मसंवर्धन उत्सव धर्मी बनाना चाहती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। तो दो ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो प्रश्न आया था करो मोहम्मद शाह बगानू, सूरज है दहली सुल्तानू, धर्म बत जग जीव चलाया, निखर ना सबरे तो सुख बावा। उपयुक्त की काव्य पंक्तियां किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद, उस्मान या कुतुबन। दोस्तों जो नूर मोहम्मद हैं, नूर मोहम्मद की काव्य पंक्तियां मानी जाती हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, मिलान वाला प्रश्न आया था। मिलान वाला प्रश्न आया था, उसमें जो काव्य पंक्तियां हैं वो रचनाकारों से मिलानी थी, कवियों से मिलानी थी। तो पग बांध धुंधरिया गच्छरी, ये मीराबाई की पंक्ति मानी जाती है। ये मीराबाई की पंक्ति मानी जाती है। बहुविध चित्र बखाए कि हरि रचियो, कीड़ा रास, कबीर माने जाते हैं। ते ही दुख भय निपात में आरे, जायसी की पंक्ति है। और काहे को गोपीनाथ कहावत, ये सूरदास की पंक्ति मानी जाती है। तो डी का 1 हो जाएगा, तो मतलब इसका दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे पूछा गया था राजा निर्भय कहानी के पात्र हैं महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल और जगपति। तो दोस्तों बच्चन सिंह और जगपति से कहानी के पात्र माने गए हैं, तो हमारा बी और सी मतलब ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम आगे बात करें, स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। स्त्री संस्कृति के संदर्भ में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृ संतात्मक सत्तात्मक संस्कृति से भिन्न है। तो दोस्तों इसका पहला जो है वो ठीक हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे एक प्रश्न आया था, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। किस कहानी के लिया गया है? उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी की पंक्तियां ली गई हैं? एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात, संबदिया या ठाकुर का कुआं। तो दोस्तों जो इसका पहला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, एक टोकरी भर मिट्टी से ये कहानी ली गई है। दोस्तों उसके बाद एक कथन आया था, युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े 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 साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई, जातियां मिट गईं, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की गज लेखनी से अंकित अदृश्य लिपि नहीं धुल सकी। ये कथन किसका है? उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, हजाय प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों ये कथन महादेवी वर्मा का माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है, नायक है, नर्तक है, निर्देशक है या विदूषक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर 1, 1 हो जाएगा, नायक माना गया है। दोस्तों अगर हम उसके बाद बात करें तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें तो पहला आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ और नदी की बाग छाया पर, ये होगा। तो इसका आंसर पहला आंसर ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसके बाद बात करें तो आवारा मसीहा में शरतचंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? देवनंदापुर, भागलपुर, बसंतपुर या कृष्णपुर। दोस्तों जो देवनंदापुर में इनका जन्म माना जाता है। दोस्तों अगर हम उसके बाद बात करें तो कथन आया था, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है? जॉर्ज ग्रेसन का, विजयदेव नारायण शाही का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर श्याम सुंदर दास का। तो दोस्तों जो राजा रामचंद्र शुक्ल है वो इस कथन के रचनाकार माने जाते हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी, उपयुक्त चौपाई पंक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो ए और डी होगा। जैसे जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। सही बात है, अगर आपका मित्र दुखी है और आप उसके दुख से दुखी नहीं होते हो तो वो पाप ही कहलाया जाएगा। फिर कह रहा है मित्रता का निर्वहन ना करने वालों को देखना भी पाप है। सही बात है, अगर आप अपने दोस्त हो और आपका दोस्त परेशान है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, ऐसी दशा में आप पापी ही कहलाओगे। तो इसीलिए आंसर ए और डी ठीक हो जाएगा, मतलब आंसर ए ठीक हो जाएगा। मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें
तो प्रश्न आया था धरती धन्ना अपना उपन्यास पर आधारित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित है, ठीक है। जलीय जीवन पर आधारित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी ठीक हो जाएगा, अब मतलब ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं काव्य पंक्ति आई थी, सुफल जम मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, कवि हैं, नानक देव हैं, रेदास हैं या सुंदरदास हैं। तो दोस्तों जो नानक देव हैं वो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार माने जाते हैं। IA रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं हैं, ये प्रश्न आया था। इसमें पूछ रहा है छद्म कथन की प्राथमिकता, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता या तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता। तो दोस्तों इसके अंदर जो सूचनात्मक अर्थ है ये गलत हो जाएगा और तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता ये गलत हो जाएगा, मतलब छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता। आंसर की में ये आंसर सही किया गया है। अब देखते हैं इस पे लोग क्लेम करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर हम बाद में देखेंगे। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे एक पंक्ति, ये अमीर खुसरो की पहेली आई थी। पौन चलत वह देह पड़ावे, जल पीवत वह जीव गड़ावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार, नार नहीं पर वह नार। इस पहेली का सही उत्तर क्या है, स्त्री, लता, नाली या फिर आग। तो दोस्तों जो आग है वो इसका आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूछ रहा है कि मतलब जो आकाशदीप कहानी है उसका वर्ण विषय क्या है, आत्मसमर्पण है, पिता की प्रति मृत्यु का प्रतिशोध है या पुरुष की निरंकुशता है। आत्मसमर्पण नहीं है, पुरुष की निरंकुशता नहीं है, पिता के मृत्यु का प्रतिशोध है और प्रच्छन्न प्रेम माना गया है। तो ऑप्शन बी और सी आपका ठीक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को क्रम से लगाना था। हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही क्रम लगाइए। इसमें क्या हो जाएगा, पहले आपका सामान्य परिचय आएगा, फिर आपका अपभ्रंश काव्य आएगा, फिर आपका देशभाषा काव्य आएगा और अंत में फुटकर रचना आएंगी, मतलब आपका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है राम और काम का द्वंद्व है, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति है, संसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति है या काशी की वैश्या के प्रति तुलसीदास का सफल प्रेम है। तो दोस्तों जो काशी की वैश्या के प्रति तुलसी की सफल प्रेम है ये गलत हो जाएगा। सांसारिकता के प्रति पुनः सहमति नहीं है। राम और काम का द्वंद्व है ये सही है। और पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति है, क्योंकि जो तुलसीदास थे वह अपनी पत्नी से बेतहासा प्रेम करते थे। प्रश्न कह रहा है निरख सकी ये खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य है। गीत से संबंधित तथ्य है ऑप्शन ए, मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया है, इसलिए कामदेव डर कर भाग गया है। उन्होंने मेरा ध्यान किया है और मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। मेरा भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में उनकी प्रिय छवि देख ली है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए है, मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुख करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखने लगे हैं, और उन्होंने मेरा ध्यान किया है और मुस्कुराए हैं, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। तो मतलब ए और सी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला भी प्रश्न ऐसी था, आय जोग सिखावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य है। गोपियाँ खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं, हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम स्त्री और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। तो दोस्तों गोपियाँ खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं, ये गलत है। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं, ये गलत है। हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम उन्हीं से प्रेम करती हैं, ये ठीक है। और दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा नहीं, तो ये ठीक है। ये ठीक है, तो मतलब आंसर
बी और सी आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद प्रश्न आया था, ये चंद्रगुप्त नाटक का कथन दिया हुआ है। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है अलक्षेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यही विचार चंद्रगुप्त के किस पात्र चरित्र का है? चाणक्य का है, दंडयान का है, या चंद्रगुप्त का है, या फिर आजीवक का है? तो दोस्तों जो दंडयान है उनका एक कथन माना जाता है। दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें तो आगे एक प्रश्न आया था, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है? अंधेरे में, दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में, या बादल के घेरे? तो दोस्तों जो बादल के घेरे है वो इनकी कहानी नहीं है। अगर हम आगे बात करें तो प्रश्न आया था, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है? आकाशदीप, तर्क और तूफान, इंद्रजाल और पाजेब? तो दोस्तों पहले आकाशदीप आ जाएगा, फिर इंद्रजाल आ जाएगा, और फिर पाजेब आ जाएगा, और बी तर्क और तूफान आ जाएगा। आकाशदीप 1928, इंद्रजाल 1931। तो हमारा मतलब आंसर सी ठीक हो जाएगा, ए सी डी बी। उसके बाद हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृतियों को लगाना था। हिंदी साहित्य की भूमिका, बाढ़ की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और सूर साहित्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का क्रम है। तो दोस्तों जो सूर साहित्य वो 1930, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, बाढ़ की आत्मकथा 1946, और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। तो दोस्तों डी ए बी सी, तो डी ए बी सी मतलब ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसन कहत बाड़ा जोगी, बैसन बढ़त बाढ़े रोगी, बई सस्तिया सहबा राम, उपयुक्त पद किस आत्मकथा से लिया गया है? मुर्दैया से लिया गया है, तिरस्कृत से लिया गया है, हादसे से लिया गया है, तो अपहुदित से लिया गया है? तो दोस्तों जो मुर्दैया है तुलसीराम की आत्मकथा, ये कथन उनसे लिया गया है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं, गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। क्योंकि व्यक्तिक अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविता लिखी जा सकती थी। तो दोस्तों इसमें जो गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गाली के रूप में किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। और क्योंकि व्यक्तिक अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविता लिखी जा सकती है, ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों एक ऑप्शन ए आज सही नहीं है और आर सही है, तो ये वाला ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न आया था, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम लगाइए। सही क्रम लगाइए। तो बारबड़ की आत्मकथा 1946, मैलांचल 1954, अंधेरे बंद कमरे में उसके बाद आया था, और आग दरबारी। तो ऑप्शन आपका सी डी बी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं, दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार है। अगर आपने बकरी नाटक पढ़ा है और उसकी भूमिका पढ़ी है तो ये प्रश्न वहाँ से बना था। अगर हम भूमिका की बात करें तो पहला ऑप्शन कह रहा है, ये नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा लेखक होता जिसमें जनचेतना को लोकसभा और लोकसभा के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का नया व्याकरण होता। यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी के से आग्रह किया था कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी है, यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी ना होकर आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो ये नाटक ना लिखा जाता। तो दोस्तों ये नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी से आग्रह किया था कि इसे रंगमंच बता रही ये गलत है। इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया, ये गलत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर तुम्हारा 3 ठीक हो जाएगा, ए और डी। दोस्तों अगर हम इसके बाद बात करें, कथन आया था शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु हैं। निम्नलिखित में किसका कथन है? हेमचंद्र का है, मम्मट का है, दंडी का है, या विश्वनाथ का है? तो दोस्तों जो मम्मट है ये कथन इनका माना गया है। दोस्तों उसके बाद आया था जो निबंध है वो उनको निबंध करना था, हरिशंकर प्रसाई का भोलाराम का जीव,
पहले का 4। अगर आप पहले का 4 लगाते हैं तो आपका आंसर 3 ठीक हो जाएगा और इससे आपका आंसर मिल जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलोगे याद करूं, रामधारी सिंह का संस्कृत 4 अध्याय और रमणीय देवता की हाथ से माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न आया था, इनकी रचनाओं को उनके साथ मिलान करना था। हरिशंकर प्रसाई का भोलाराम का जीव, मतलब आपका ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलोगे याद करूं, रामधारी दिनकर का संस्कृत 4 अध्याय और रमणीय गुप्ता का हाथ से माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है शाब्दिक व्यंजना के प्रकार हैं, आर्थी व्यंजना, लक्षणा मूला व्यंजना, अभिधा मूला या फिर लक्ष्य मूला। तो दोस्तों जो लक्षणा मूला है, लक्षण मूला और अभिधा मूला ये दोनों इसके प्रकार माने गए हैं, तो मतलब हमारा बी और सी ठीक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सोजे वतन कहानी संग्रह की कहानियां हैं, ये मेरा वतन है, ये ठीक हो जाएगा। और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये ठीक हो जाएगा। आहुति और जुलूस ये किसी और काव्य संग्रह के गए हैं, तो मतलब ऑप्शन ए और सी ठीक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद पंक्तियां आई थी और उसको उसके नाटक से मिलाना था या फिर उसके पात्र से मिलाना था। जैसे आलस से, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबोगे कभी उतारोगे। उसके बाद बोल रहा है बकरी को क्या पता था मथक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी। तो दोस्तों जो भिश्ती है ये बकरी नाटक का कथन है, मतलब डी का 2। तो आपका मतलब अगर डी का 2 मिलाओगे तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। उसके बाद आलस से, मैंने कहा था दुर्योधन से, आलस्य का 4 हो जाएगा, मतलब ये भारतवर्ष का कथन है। दुनिया में हाथ फैलाना नहीं अच्छा, मर जाना है पर के कहीं जाना नहीं अच्छा, जाना नहीं अच्छा। गांधारी का 3 हो जाएगा और देवसेना का 1 हो जाएगा, मतलब ए का 4, मतलब आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं निम्न में कौन सा पद, निम्न से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अभिधा शक्ति द्वारा गर्थ और अन्यार्थ। तो दोस्तों तो ऑप्शन जो 4 है वो अन्यार्थ, ये इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना आलोचना पुस्तकों को सही क्रम लगाना था। तो दोस्तों जो बायोग्राफी लिटरेरिया है ये आपका आंसर पहले आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो बी पहले आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक आया था, एक कहानी ये भी के से प्रश्न था। एक कहानी ये भी के परिप्रेक्ष्य में एक सही तथ्य है, स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति है, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण है, या पुरुष वर्चस्व को चुनौती है, स्त्री की पतिव्रता का निर्देश है। तो ऑप्शन बी और सी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। आंसर बी और सी, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण है और पुरुष वर्चस्व को चुनौती दी गई है। तो ऑप्शन आपका बी और सी, ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद एक कथन आया था, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में ये अनेक प्रकार के भाव की प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझा जाना चाहिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस निबंध से आधारित हैं, कविता क्या है, भाव या मनोविकार, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, या तुम चंदन हम पानी। तो दोस्तों ये जो कथन लिया गया है ये भाव और मनोविकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से लिया गया है। दोस्तों अगर हम उसके बाद बात करें, निम्नलिखित में से अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन शब्द की कल्पना की थी, सुपरमैन की कल्पना की है, किरकेगार्ड, शार्प, फ्रेडरिक नीत्शे या अल्बर्ट कामू। तो दोस्तों जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि नीत्शे ने एक कथन कहा था कि ईश्वर मर गया है, द गॉड इज डेथ। जब ईश्वर मर गया है तो वो भूमिका में ला रहे हैं मनुष्य को और मनुष्य को सुपरमैन की संज्ञा दे रहे हैं। तो मतलब जो इसके कथन है वो नीत्शे माने जाएंगे, नीत्शे इसके सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो ऑप्शन आया था छायावाद के बारे में, आया था छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था, रीतिकालीन अति से श्रृंगारिता के कारण छायावाद का जन्म हुआ।
छायावादी जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। तो दोस्तों, छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था, ये गलत है ऑप्शन। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारता कारण छायावाद का जन्म हुआ, ये भी गलत है। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के अर्थ ही था, ये ठीक हो जाएगा। मानवतावादी दृष्टि के पेट में ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ, तो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मतलब डी और सी और डी ठीक हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। अगर हम उसके बाद बात करें तो कृष्ण सोपती के उपन्यासों का क्रम आया था लगाने के लिए। तो इसमें सूरजमुखी अंधेरे के पहले आ जाएगा, जिंदगीनामा, दिलो दानिश और समय सरगम, ये विकल्प पहले आ जाएगा, तो मतलब आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। सूरजमुखी अंधेरे के पहला माना जाता है। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम लगाना था। दोस्तों, प्रायश्चित इनका सबसे पहले आएगा, फिर राज्यश्री आएगा, फिर विशाख आएगा और उसके बाद कामना 1927 का आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, कामना 1927, तो आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, नीरव मुर्री करलब चुप अली कुल थे बंद नलील में, कालिनी बय प्रणम की इस तन्मय हृदय पुलिन में। उपयुक्त छंद में संबंधित सही भाव है। दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठती है। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शक्ति और सुख का अनुभव कर रहा है। दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बह सकी। बांसुरी बांसुरी के स्वर मौन थे, इसलिए भोरे में भी गुंजार नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बह सकी, ये गलत हो जाएगा। बांसुरी के स्वर मौन थे, इसलिए भोरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे, ये भी गलत है। दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रभावित हो उठी, ये ठीक है। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है, ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ए और बी इसका ठीक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक शायरी आई थी, पंक्तियों के बारे में पूछा गया था। क्यों पले पीस कर किसी को तू, क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पट पेट मुझसे पटी नहीं मेरी, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो ये जो रचनाकार माने जाते हैं वो हरिओद प्रसाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके रचनाकार माने जाते हैं। दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया था, इनमें से कौन सी रचनाएं भिखारीदास की हैं। तो दोस्तों, जो काव्य निर्णय और श्रृंगारण्य है, ये इनकी रचना मानी जाती है। तो ऑप्शन ए और सी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आया था तमस उपन्यास में वर्णित विषय आया था। तमस उपन्यास में वर्णित विषय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, विभाजन की पृष्ठभूमि है, सांप्रदायिक विद्वेष है, अंग्रेजों की सदनीति नहीं है। तो ऑप्शन बी और सी ठीक हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आज्ञा, राय, सर्वे और स्वामी। दोस्तों, जो राय शब्द है वो तत्सम नहीं है, वो तद्भव सम माना जाता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम इसके बाद बात करें तो आसादी बिना से एक प्रश्न था। आसादी बिना साहित्य साधना की संकेतन है। प्रेमवत की तरह इसकी साधना है। आत्म अन्वेषण करना पड़ता है, प्रान्वेषण करना पड़ता है, सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है, या समाज में प्रायमुख होना पड़ता है। तो दोस्तों, जो इसका जो ऑप्शन 1 है, आत्म साधन आत्म अन्वेषण करना पड़ता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि वो जब बोलता है ना कि मैं साध रहा हूँ स्वयं को, तो इससे आप इसका अर्थ निकाल लेंगे, आत्म अन्वेषण करना पड़ता है। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो गोदान उपन्यास का संवाद था। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं जाती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को
अवगुण सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान में किस पात्रों के मध्य हुआ है? तो मालती और मेहता इसका आंसर ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके अगर हम बात करें, मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सी है? वामा शिक्षक, भाग्यवती, निसहाय हिंदू या देवरानी जेठानी की कहानी? तो दोस्तों जो मेरठ में सर्वसुख नाम का बनिया था वो देवरानी जेठानी में माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, 1870 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों अगर हम उसके बाद बात करें तो प्रश्न आया था, रत्न खान के रचनाकार हैं या रचयिता हैं? रत्न खान के रचयिता हैं रत्न खान, नंददास, मलुदास या सुंदरदास? तो दोस्तों जो मलुदास हैं वो इसके रचनाकार माने जाते हैं, मलुदास माने जाते हैं। उसके बाद एक कथन आया था, ये कामायनी की भूमिका है। इसमें कहा गया था, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा इड़ा में भी सरलता से लग जाता है। कह रहे हैं अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ये शब्द पकड़ लोगे तो दोस्तों इसका आंसर निकल जाएगा। मतलब कमानी के बारे में जयशंकर प्रसाद का कथन है ये, जो उनकी भूमिका से लिया गया है। उसके बाद कमायनी से ही एक प्रश्न आया था, काम मंगल में मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। असफल भवधाम उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, निराशा और कुंठा को महत्व दिया है और काम को गर्हित बताया है। तो दोस्तों प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं नहीं है, सत्सई सिंगार, प्रेम माधुरी, उमर खयाम की रवड़ियाँ और जॉर्ज वंदना। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी और डी है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। सत्सई सिंगार और प्रेम माधुरी ये दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना मानी जाती है। उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, संभोजित, परिवर्तनशील है। तो दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर ए, दोनों ठीक है और दोनों आर ए की व्याख्या करता है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद नहीं किया गया है, अनुच्छेद नहीं किया गया है, सर्ग नहीं किया गया है, काल नहीं किया गया, जो प्रकरण शब्द है ये इसमें इस्तेमाल किया गया। आप चाहे तो उपन्यास पढ़ के देख लेना, तो प्रकरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, अंधा युग के अंकों के नाम पूछे गए थे, कौरव नगरी का विनाश, पांडव विजय, पशु का हृदय या गांधारी का श्राप? तो दोस्तों कौरव नगरी का विनाश नहीं था, पांडव विजय नहीं था, पशु का उदय है और गांधारी का श्राप है। तो सी और डी इसका ठीक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पूछ रहा है, चंद्रका सभा गुलेरी द्वारा कहानी नहीं है, कछुआ धर्म, उसने कहा था, बुद्धुआ काटा या सुखमय जीवन? तो दोस्तों जो कछुआ धर्म है ये इनकी कहानी नहीं है, ये इनका निबंध माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिलान के लिए प्रश्न आया था, परीक्षा गुरु उपन्यास, जो परीक्षा मतलब उपन्यास को उनके पात्र से मिलाना था, मिलाने वाला प्रश्न है। परीक्षा गुरु, लाला मदन मोहन, एक का 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। देवरानी जेठानी की कहानी, सर्वसुख बनिया आ जाएगा। शेखर की जीवनी का शारदा, गोदान का गोविंदी। तो या तो डी को 1 से मिलाओगे तो भी आंसर 1 हो जाएगा, और एक का 2 है तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, इसलिए आपको आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो गाँव को मिलाने के लिए आया था। दोस्तों जो पंजाब का है वो जिंदगीनामा में है, पूर्णिया मेला आंचल में है, शिवपालगंज लाख दरबारी में है और गंगोली आधा गांव में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रकाशन वर्ष का सही क्रम लगाना था पत्रिकाओं का, प्रजाहितैषी, माधुरी, हंस और आलोचना। इसका आंसर जो होगा दोस्तों
प्रजाहितैषी पहले आएगा, फिर माधुरी आई, फिर हंस आया, और फिर आलोचना आई 1951 में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद प्रश्न था, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है, नीड का निर्माण, फिर क्या भूलू के याद करूं, और बसेरे से दूर। आज की अतीत दोस्तों इनकी नहीं है, वो भीष्म साहनी की रचना मानी जाती है। हरिवंश राय बच्चन की 4 आत्मकथा मानी गई हैं, क्या भूलू के याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक इनकी रचना, इसकी आत्मकथा मानी गई है। तो दोस्तों आज की अतीत भीष्म साहनी की रचना ये मानी जाती है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद पूछ रहा है, अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। साहित्य बेले बैठे ठालों का विलास है, साहित्य नगरजनों का मनोरंजन के लिए है, साहित्य ग्रामीणजनों की शिक्षा के लिए है, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम उसके बाद बात करें, अगर हम उसके बाद बात करते हैं, तो शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है उसकी विशेषताएं पूछी गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा, जिसमें सी और डी मतलब अंग्रेजों का कुशासन किया गया है और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिशोध है, तो ये हो जाएगा। भारतीय राजनीति की अपेक्षा नहीं है और राजभक्ति भी नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी और डी इसका ठीक हो जाएगा। अगर हम उसके बाद बात करते हैं, तो रेवा तट से एक प्रश्न था, रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज दासों के वे सारे छंद जिन्हें चंद्रबरदाई ने कवित संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित संजक वे छंद हैं, सवैया है, धनाक्षरी हैं, रोला है या छप्पे है। तो दोस्तों अगर आपने पृथ्वीराज रासों के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में एक कथन है कि मतलब छप्पे चंद्रबरदाई का निजी छंद है। ये कथन था विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो दोस्तों छप्पे छंद इसका हो जाएगा, आंसर नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है, रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं। गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी घोड़े और मणि मणि देकर बंदी किया था। बिजली खां खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त कर दिया, ठीक है। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सम्मानित करके उसके घर भेजा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका ठीक हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। यूनानी भाषा कह रहा है निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। यूनानी भाषा, लैटिन भाषा, प्राकृत भाषा या फिर तुर्की भाषा। दोस्तों तुर्की भाषा है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। अगर हम उसके बाद बात करते हैं, महाकवि की तर्जनी, आवारा भीड़ के खतरे, आस्था और सौंदर्य, और राह किनारे बेट। तो दोस्तों महाकवि की तर्जनी ये कुबेरनाथ का निबंध है। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई। तो ए और बी, ऑप्शन नंबर ए का 3 बी का 1, तो मतलब ऑप्शन नंबर इसका 2 ठीक हो जाएगा। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का है, और राह किनारे बैठ ये शरद जोशी का निबंध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक हैं। तो दोस्तों ये इतना सरल प्रश्न था कि मतलब हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो दोस्तों महासागर नहीं है, बालभड़ की आत्मकथा नहीं है, मानस का हंस ये तुलसीदास के ऊपर है, और खंजन नयन ये सूरदास के ऊपर है। तो दोस्तों बी और डी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था मोचीराम कविता से, अब आप इस बसंत को ही लो।
यह दिन को तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुक्तल्ले धूप में सिकड़ने के लिए लटकाता है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में ध्वनित होता है कि ऑप्शन नंबर ए, मोचीराम मोची नहीं शायर है। मोचीराम नए बिंबों और प्रतीकों की बात करता है। मोचीराम बसंत का बयान बयान अपने पैसे की भाषा में करता है, अपने पेशे की भाषा में करता है। मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, या मोचीराम जिंदगी को किताबी ढंग से जीता है। तो ऑप्शन नंबर थी, मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा से करता है, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला कह रहा है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है, या डायरी है? तो दोस्तों अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे क्या यात्रा साहित्य माना जाता है, यात्रा वृत्तांत है। कह रहा है संस्कृत चार अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? तो दोस्तों आर्य द्रविड़ और हिंदी संस्कृति की पाचन शक्ति, इन दो चीज़ों पर बहस की गई, इन दो चीज़ों पर बात की गई है। भक्ति की प्राचीनता नहीं है, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी ठीक हो जाएगा, मतलब ए और सी, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो कहानी आई थी और उनका विषय आया था दुनिया के सबसे अनमोल रत्न, देश प्रेम की कहानी है। अमृतसर आ गया, देश विभाजन की कहानी है। चीफ की दावत, बुद्धों की अवस्था है। और पिता, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व है। ऑप्शन नंबर ए का 4 था, तो मतलब ए के 4 में ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, काव्य पंक्तियों को उनकी कवि से मिलाना था। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के सर में उतरना चाहता हूं, ये दिनकर की पंक्ति मानी जाती है। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, ये धूमिल की कविता है। क्योंकि बहना रहित होना है, हम बढ़ेंगे तो रहेंगे ही नहीं, आगे की रचना मानी जाती है। सब चुप हैं, साहित्य चुप और कविजन चुप, निर्वाग, चिंतांत और शिल्पकार, मुक्तिबोध की है, अंधेरे में से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। ए का बी का 1, सी का 4, डी का 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1, मतलब देयता की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारित के लिए पाठ की मनोसंरचना उत्तरदायी है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अध्ययन करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यकरण संभव नहीं है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगले जो 10 प्रश्न आए थे वो पैराग्राफ के थे। तो अगर हम पैराग्राफ आप पढ़ लेना, आप स्टॉप करके पढ़ लेना, बाकी हम सीधा उत्तर पे आते हैं। ठीक है, सामान्य आदमी अनुभूत का सौंदर्य है, तो इसमें जो आंसर दिया गया है वो मीमांसक होता है। सामान्य आदमी अनुभूत सौंदर्य का साधारण भोक्ता होता है, भाष्यकार होता है, मीमांसक होता है, या विशेष अर्थबोध कराने वाला होता है। तो दोस्तों जो होता है वो मीमांसक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। श्रोता सुंदर शब्द का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं, क्योंकि श्रोता शब्द का विशेष अर्थ ले ही नहीं सकते। वक्ता के निर्देश पर श्रोता सुंदर का विशेष अर्थ लेते हैं। सुंदर शब्द सुंदरता का सामान्य अर्थ ही सामान्य अर्थ देता है। यह अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है। प्रतिभा, अभ्यास और अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद कोई श्रोता शब्द का सामान्य अर्थ अलग लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हृदय में तरंगित सौंदर्य के विशेष रूप को लेखक व्यक्त करने में सक्षम है, क्योंकि लेखक में कवि की तरह हृदयगत भावों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं होती। वह कवि की तरह बात को अलंकारिक ढंग से व्यक्त नहीं करना चाहता। वह श्रोता को ध्यान में रखकर सौंदर्य का अर्थ की प्रतीति कराना चाहता है। लेखक अभिधा मूलक अभिव्यक्ति की आ गई, इसलिए कवि को वाक्य उपमान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। लेखक में कवि की तरह हृदयगत भावों को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, कवि साधारणीकरण क्यों करता है? इसलिए कि वह सादृश्य विधान के द्वारा सामान्य के विशिष्ट दिखाना चाहता है। इस साधारण की प्रतीति साधारण रूप में कराना चाहता है।
वह विशेष के सहज अर्थ बोध के लिए विशिष्ट साधारण कर बनाता है, और समता मूलक दृष्टि के कारण वह हर चीज को साधारण दिखाता है। एक वह विशेष के सहज अर्थ में बोध के लिए विशिष्ट अर्थ को सहज बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानता है शब्द में विशेष अर्थ व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, हर शब्द का केवल सामान्य अर्थ होता है। प्रयुक्ता सामान्य अर्थ ही समझता है, सामान्यतः सामान्य अर्थ में ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का विशेष अर्थ प्रयोग और परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका 4 आंसर है वो ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। दूसरा पैराग्राफ में यहाँ पे इसको आप पॉज करके वीडियो को स्टॉप करके आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लें और फिर उसके बाद इसके आंसर देना। दोस्तों फिर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में सही कथन है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को ना तो सामाजिक नियमों के विरोध में मुख खोलने की छूट है और ना ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने की आज़ादी है। आज़ाद स्त्री को अपने बौद्धिक सत्य पर इतना अभिमान है कि वह जानबूझकर समाज के नियमों और अपने लक्ष्यों के बारे में उतना अपमान कर समझती है, ये गलत है। स्त्री स्वयं हीनता ग्रंथि का शिकार है क्योंकि वह सामाजिक नियमों के मुख खोलने का मोल नहीं जाती, ये भी गलत है। स्त्री इतनी सहनशील है कि वह समाज के बारे में कुछ कहना आवश्यक नहीं समझती और अपना लक्ष्य, तो दोस्तों ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। आगे बात करें तो कह रहा है उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। विवाह की प्रथा में वर और कन्या के माता पिता सिर्फ उनकी भलाई का प्रयास करते हैं। विवाह प्रथा में पढ़ी लिखी लड़की अपने मायके और ससुराल का गौरव तो बढ़ा देती है, लेकिन अपने व्यक्तित्व के भीतर विकास में उसका योगदान नहीं कर पाती। विवाह एक ऐसी प्रथा है जिसमें वर और कन्या के माता पिता सिर्फ अपना अपना लाभ देखते हैं। विवाह की प्रथा में शिक्षित अशिक्षित लड़की में कोई अंतर नहीं होता। तो दोस्तों इसका ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 विवाह प्रथा में पढ़ी लिखी लड़की अपने मायके में हो पाती है, तो इसका आंसर 2 ठीक हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 ठीक हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो आगे कह रहा है उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी के अधिकार और इच्छा का सम्मान नहीं होता तो उसे बड़े गौरव की बात है। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है तो गृहिणी का परम कर्तव्य है, चाहे उसकी इच्छा के विपरीत क्यों ना हो, ये गलत है। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी को अपना सब सुख निछावर करना पड़े तो ये भी गलत है। यदि गृहिणी अपनी इच्छा से और अपने अधिकार के गौरव के साथ घर के उत्तरदायित्व का निर्वाह करती तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी के अधिकार और इच्छा का सम्मान नहीं होता तो वह भी। दोस्तों उसकी बात कह रहा है दोस्तों अगला प्रश्न पूछ रहा है उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी के अधिकार और इच्छा का सम्मान नहीं होता तो भी बड़े गौरव की बात है, ये गलत नहीं होता, तो ये गलत है। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी के अधिकार और इच्छा का सम्मान नहीं होता तो भी बड़े गौरव की बात है, ये गलत है। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है तो गृहिणी के परम कर्तव्य है, चाहे उसकी इच्छा के विपरीत क्यों ना हो, ये भी गलत है। यदि घर का उत्तरदायित्व निभाने में गृहिणी को अपना सब कुछ निछावर करना पड़ता तो यह भी श्रेयकर है, गलत। यदि गृहिणी अपनी इच्छा से और अपने अधिकार से गौरव के साथ घर के उत्तरदायित्व का निभा करती तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 इसका आंसर, विकल्प नंबर 4 ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न में बोल रहा है उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। पति के घर में जाकर स्त्री का जीवन पति के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है और उसके अपने जीवन में कोई अभियंत नहीं रखा जाता, ये गलत है। जिस घर को बचपन से गृहिणी का लक्ष्य बनाया जाता है, यदि उस घर में जाकर अपने जीवन पर उसका अधिकार बना रहता है तो गुलामी भी स्वतः योग्य कही जाती है, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पति के घर में जाने के बाद गृहिणी का नाम और चेहरा उससे छीन कर उसे घर की मालकिन बना दिया जाता है, गलत है।
प्रतिगृह में गृहिणी अपने जीवन के अधिकार और स्वतंत्र के हीन होने से कोई शहीद होने का गर्व महसूस करती है। ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करें तो अगर हम आगे बात करते हैं तो पूछ रहा है उपयुक्त अवतरण में के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन है। स्त्री को समाज कल्याण का काम कठिन लगता है क्योंकि उसे अपने अर्जित गुणों को पुरुष इच्छा के अनुरूप ढालना होता है। ढालना सरल लगता है, ये गलत है। स्त्री स्वयं समाज का कल्याण नहीं करना चाहती और पुरुष को खुश करने के लिए स्वयं अपने गुणों का अनुकूल कर लेती है, ये भी गलत है। स्त्री द्वारा अर्जित मनोचित गुणों का पुरुष प्रधान समाज लोक मंगल कार्यों में लगाना नहीं चाहता, इसके कारण उसके गुणों और पुरुषों की इच्छा का अनुकरण किया जाता है। अपने अर्जित मनोविगुणों को समाज कल्याण में लगाना ना लगाना उन्हें पुरुष की इच्छा के अनुरूप स्त्री की अपनी मर्जी है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 का जो 30 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम। तो हमने पूरा पेपर एनालिसिस किया। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था वो कमेंट करके बताएं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इसको ज़रूर साझा करें। अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे जल्द ही पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम भी जो हुआ था हिंदी में, उसका भी जल्दी एक वीडियो लेके आया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब अपना ख्याल रखें।